नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि असुद्दीन ओवैसी को अब औपचारिक तौर से आरजेडी ने ना कह दिया। मैं औपचारिक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे सूत्र बता रहे हैं, और सूत्र को तेजस्वी यादव गाली देते हैं, ये सबको पता है। पर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने पब्लिक में एक्स पे एक मैसेज किया था और लोगों से पूछा था उन्हें असुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन करना चाहिए या नहीं। ये एक तरीके से राजनीतिक ड्रामा था। पहले से ही तैयारी हो चुकी थी कि तेजस्वी यादव असुद्दीन ओवैसी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, और ये बात अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। क्योंकि मनोज झा का पहले का स्टेटमेंट था, अभी मैं आपको मृत्युंजय तिवारी का स्टेटमेंट सुनाऊंगा, और अंदर खाने जो बार बार आरजेडी कहती है हमारे सुप्रीम नेता तय करेंगे, तो सुप्रीम नेता तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने तय कर लिया है कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महागठबंधन में जगह नहीं देना। और भले ही आरजेडी खुल करके नहीं बोले कि हम उनको जगह नहीं देंगे, लेकिन यह बात तय हो चुका है। और इसको लेकर के जो मेरे पास जानकारी है, कल अख्तरुल ईमान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और जिसमें तमाम बातों का खुलासा करेंगे। बड़ा सवाल यह है कि असुद्दीन ओवैसी के बगैर आरजेडी को कुछ बिगड़ता हुआ महसूस नहीं हो रहा है। आरजेडी ऐसा मानती है कि मुसलमान इस बार पूरे तरीके से एकजुट होकर के बीजेपी को हराने वाली पार्टी को वोट करेंगे, और बीजेपी को हराने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई-एमएल का गठबंधन है। इसलिए मुसलमान का वोट बट जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। इसलिए मुसलमान के वोटों का ठेकेदार असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को, असुद्दीन ओवैसी को बिहार में क्यों बनाया जाए, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं रहने देना चाहिए। इसलिए आरजेडी के शीर्ष नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने तय कर लिया है कि असुद्दीन ओवैसी को दूरी पर रखना ही पार्टी के लिए हितकर है, श्रेयस्कर है। इसलिए दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि असुद्दीन ओवैसी अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे। यह औपचारिक तौर पर लगभग साफ हो चुका है। इसलिए अब क्या करेंगे असुद्दीन ओवैसी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी बिहार में लड़ने जा रहे हैं। बसपा से समझौता करेंगे या चंद्रशेखर आजाद से समझौता करेंगे, इनके घटक दल में और कौन सी तीसरी पार्टी हो सकती है, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। पर एक बात साफ है कि असुद्दीन ओवैसी के लिए आरजेडी में कोई जगह नहीं है। इस बारे में और क्या क्या बात है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कुछ बाइट्स। इसको लेकर के अलग अलग पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जरा इसको सुनिए। देखिए, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव पर देश और दुनिया की नज़र है। बिहार के चुनाव परिणाम के बाद से ही बीजेपी और सांप्रदायिक शक्तियों एनडीए की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी, और इसके देश की राजनीति पर असर पड़ेगा। देश की राजनीति का दशा दिशा तय होना है। एआईएमआईएम चाहती है महागठबंधन में आना, लेकिन जो एआईएमआईएम का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो बीजेपी की बी टीम बनकर के काम करते रहे हैं, बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम किया है। अब बाकी निर्णय तो आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्री तेजस्वी यादव जी को महागठबंधन में शामिल दलों के नेताओं को लेना है। लेकिन इस बार बिहार की जनता है तैयार बनाएगी तेजस्वी सरकार। तेजस्वी यादव जी के नाम का सुनामी चल रहा है बिहार में। ये बह जाएंगे एनडीए के लोग। कोई दिवा स्वप्न ना देखे, मुगालते में ना रहे, कहीं कोई वोटों का बिखराव नहीं होने वाला है। किसी तरह की आवश्यकता होना चाहिए ना, आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क जो मौजूदा महागठबंधन का है, उस गठबंधन के फ्रेमवर्क में जो लोग फिट बैठते हैं उनका स्वागत है। वैचारिक तौर पर ही ना मामला बनता है। जो आपका गृह राज्य है, वहां के तमाम सीटों पे आप चुनाव नहीं लड़ते। क्यों नहीं लड़ते? बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश सिंह के ताजा बयान से महागठबंधन का संकट और गहरा गया है। अखिलेश जी ने ओवैसी को सांप्रदायिक कहा है, और यह स्पष्ट है कि पहले से ही राजद और एआईएमएम के बीच की तलखी बढ़ी हुई थी।
ताजा बयान के बाद इतना बिल्कुल तय है कि बिखराव के संकट से जूझ रहे महागठबंधन के लिए एक ये और बड़ा झटका है और इससे बिल्कुल साफ है कि बिहार के करिश्माई नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए की लहर है उसका मुकाबला करने का मादा महागठबंधन के नेताओं में बिल्कुल ही नहीं है। तो ये आपने सुना, तीनों पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से अपनी अपनी पार्टी के शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, अपने नेताओं की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। पर हकीकत क्या है? असुद्दीन ओवैसी क्या करने वाले हैं? आरजेडी ने असुद्दीन ओवैसी को मना क्यों कर दिया? क्या असुद्दीन ओवैसी आरजेडी को इम्पोर्टेंट नहीं दिखाई दे रहे? जिस फ्रेमवर्क की बात शकील अहमद कर रहे हैं, क्या असुद्दीन ओवैसी उस फ्रेमवर्क में ठीक नहीं लग रहे? क्या सेट नहीं हो पाएंगे? असुद्दीन ओवैसी से किनारा क्यों चाहती है आरजेडी और कांग्रेस? बिहार में पॉलिटिकल स्पेस ओवैसी को क्यों नहीं देना चाहती है आरजेडी और कांग्रेस? क्या असुद्दीन ओवैसी इंपॉर्टेंट नहीं है? तो फिर उन्होंने 5 सीट कैसे जीता था? और जहां तक सवाल है कि ये सभी सीटें जहां जीती गई थी वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र सीमांचल है और इनके प्रत्याशी 4 सीटों पर तीसरे नंबर पर रहा था। जरा फर्ज करिए, ये 9 सीट अगर आरजेडी को मिल गया होता तो तेजस्वी तो सीएम होते। यही बात तो कह रहे हैं असुद्दीन ओवैसी। पर इन सब बातों को समझते हुए तेजस्वी यादव और लालू यादव असुद्दीन ओवैसी को दूर रख रहे हैं। अंदर की वजह क्या है, ये बताने के लिए हम आपको लिए चल रहे हैं अपने मेहमानों के पास, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग जगह से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुजीत कुमार पटना से, जो लगातार इस खबर पर नज़र रखे हुए हैं। सुजीत, आपका स्वागत है। हमारे साथ संतोष कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत है संतोष जी। फैजान अहमद साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत स्वागत है। फैजान अहमद साहब भी पटना से जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ विनय कुमार जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो तीनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और मुझे याद आता है कि 3 में से 2 लोग बड़े होपफुल थे कि अंत में फैसला लालू प्रसाद जी करेंगे, असुद्दीन ओवैसी को जगह मिलेगी, पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। संतोष जी मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये सवाल सबसे पहले उन्हीं से करना चाहूँगा और फिर मैं अपने संवाददाता के पास जो खबर है वो भी आपको सुनवाऊँगा। लेकिन फिलहाल मृत्युंजय तिवारी उनको साफ तौर पर सांप्रदायिक कह रहे हैं। दिल्ली से जो हमारे संवाददाता की खबर है उसमें बिल्कुल साफ हो चुका है कि आरजेडी ने फैसला कर लिया है असुद्दीन ओवैसी को अब ना। पहले हो रहा था कभी हाँ कभी ना, लेकिन अब ना, वो नहीं साथ होंगे। तो संतोष जी, असुद्दीन ओवैसी की जरूरत नहीं है महागठबंधन में, कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे असुद्दीन ओवैसी, या फिर आरजेडी की कोई मजबूरी है जो असुद्दीन ओवैसी को दूर रख रही है? संतोष जी। देखिए, ओवैसी जी को नहीं रखना आरजेडी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान साबित होगा विधानसभा चुनाव में। अगर ओवैसी खड़ा करते हैं जी, ओवैसी जी को नहीं रखना आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जैसे पिछले चुनाव में ओवैसी जी के कारण आरजेडी को नुकसान हुआ। अगर ओवैसी सीमांचल क्षेत्र में या पूरे बिहार में कैंडिडेट देते हैं तो निश्चित तौर पर आरजेडी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है और मिनिमम किसी भी विधानसभा में ओवैसी मुस्लिम बहुल क्षेत्र में अगर कैंडिडेट देते हैं तो 5000 वोट निश्चित तौर पर वो काट सकते हैं। 5000 के आसपास का वोट वो निश्चित तौर पर काटेंगे। इसलिए ओवैसी को नहीं देने का निर्णय आरजेडी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। जहां तक ओवैसी को आरजेडी में नहीं लेने का मामला है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आरजेडी नहीं चाहती है कि बिहार में एक और मोर्चा खड़ा हो कि आरजेडी के साथ गठबंधन में खड़ा होने पर वो ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक मुस्लिमों के बीच एक उनका इमेज बना हुआ है कि भाजपा के बी टीम के रूप में है, वो ना खत्म हो जाए कहीं और वो आगे चल करके आरजेडी के लिए ज्यादा नुकसानदेह साबित हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आरजेडी की यही वजह है कि ओवैसी को नहीं शामिल किया जा रहा है, क्योंकि ओवैसी को शामिल करने से इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर फायदा होता है। नहीं, चलिए, आप मान रहे हैं कि फायदा
फायदा पिछले चुनाव में देखा जाता है। आप मान रहे हैं फायदा होता, लेकिन फिर भी शामिल नहीं किया जा रहा है, तो अंदर खाने कोई वजह तो होगी। मैं बाकी दो अन्य मेहमान के पास भी जाऊंगा, लेकिन सुजीत वजह क्या है? क्योंकि आपको बताएं, मैं आंकड़े देख पा रहा हूं, 52 ऐसी सीटें हैं पिछले चुनाव में जहां एनडीए और महागठबंधन के बीच हार जीत का फासला 5000 से कम वोटों का था। ऐसे में संतोष जी कह रहे हैं कि बहुत सारी सीटों पर 5000 तो कम से कम वोट काटेगी ओवैसी की पार्टी, तो फिर भी आरजेडी ये जोखिम क्यों उठाना चाह रही है? अंदर खाने क्या चल रहा है? आरजेडी को क्या ओवैसी से नफरत है? जबकि लालू प्रसाद ओवैसी बात करते रहे हैं। कहा यह जाता है कि रोहिणी आचार्य जहां से लड़ी थी, ओवैसी वहां से उम्मीदवार उतारना चाह रहे थे, लेकिन लालू जी के कहने पर उन्होंने फिर उम्मीदवार नहीं उतारा। तो ऐसे कई मौके हैं जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं। फिर ओवैसी को महागठबंधन में जगह नहीं देने की वजह क्या है? देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि चुनाव आता है तो सबसे पहले कोई भी पार्टी हो, पहले वो देखती है, सीधी सी बात है। आरजेडी भी यहाँ इसी चीज को देख रही है। अब रही बात असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को एंट्री क्यों नहीं मिली, होता क्या है ना, प्रोफेशनल रेसलिंग में एक कंपटीशन होता है, उसको टैग टीम बोलते हैं। वो टैग टीम जब होता है ना, उसमें प्रतिद्वंदी आपस में लड़ते हैं। नहीं, वो सारी बातें ठीक है। ये फाइनल मोहर तेजस्वी यादव और लालू यादव ने लगा दिया है कि अब असदुद्दीन ओवैसी को साथ नहीं लेना है। जी पंकज जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, जो मेरे सूत्र हैं उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात पे फुल स्टॉप लगा दिया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की एंट्री महागठबंधन में कम से कम नहीं होगी बिहार में। वजह क्या? कुछ वजह बता रहे हैं क्यों नहीं होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पार्टी जो है आरजेडी, इस चीज को यहाँ पे उसके सामने ये चीजें हैं कि अगर जो बातें पहले से भी आ रही हैं, अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सीमांचल में अगर बेहतर परफॉर्मेंस करती है तो उसका सीधा सीधा असर खास करके अल्पसंख्यक मतों का झुकाव वो ओवैसी की पार्टी की तरफ से होगा। आप एक चीज को गौर कीजिएगा, मैं या फिर हम लोग जो भी खबरें TV9 डिजिटल जो भी खबर दिखाता है असदुद्दीन ओवैसी से जुड़ी हुई, उसमें आप अगर कमेंट को देखें तो 95% कमेंट जो होते हैं वो ओवैसी के पक्ष में गिरते हैं। अब वो कैसे गिरते हैं नहीं गिरते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो उसके बाद से जब ये बातें सामने आई, उसके बाद से मैंने अपने जो सूत्र हैं सीमांचल में उनसे बात करने की कोशिश की, तो मुझे स्पष्ट रूप से ये बोला गया कि सबसे पहला और सबसे मुख्य वजह यही है कि अगर अल्पसंख्यक वोटर टर्न कर गया ओवैसी की तरफ तो ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। आरजेडी ऑलरेडी बहुत सारे मोर्चों पे झेल रही है इन चीजों को कि अल्पसंख्यकों को अपने साथ वो कैसे रखे। ऑलरेडी जनसुराज वहां पे है, ओवैसी ऑलरेडी है, कांग्रेस चाहती है, पप्पू यादव है, सब चाहते हैं कि अल्पसंख्यक हमारे तरफ आए। असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यक चेहरे को लेकर के एक बहुत बड़ा चेहरा है वो। आप इस चीज को गौर कीजिए पंकज जी, असदुद्दीन ओवैसी आते हैं, पूरी धमक दिखाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में डेवलपमेंट की बात नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है, और सीधे सीधे उनको 5 सीटें मिल जाती है। तो आप इस चीज को गौर कीजिए कि वो अल्पसंख्यक मतों के लिए हम गौर कर लिए। मैं आ रहा हूं फैजान अहमद साहब, आपसे फाइनल कमेंट लूंगा इस पे, फिर दूसरे राउंड का सवाल भी रखेंगे। विनय जी आप ये बताइए कि क्यों आरजेडी सब कुछ समझते हुए पिछले चुनाव में 12,768 वोट से पिछड़ने वाली पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को साथ क्यों नहीं कर रही है? अब तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर मुस्लिम परस्त होने का, कट्टर होने का यह सारा आरोप भी खत्म हो चुका है। अब उनका पूरा इमेज बदल गया है। वो देश के पक्ष में जोरदार तरीके से बोलते हैं, सैनिकों का पीठ थपथपाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार तरीके से बोलते हैं, मुसलमान के लिए बेहतर हिंदुस्तान है वो हर प्लेटफॉर्म से बोलते हैं। तो फिर अब असदुद्दीन ओवैसी को साथ नहीं रखने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि अगर पहले भले ही लगता हो कि असदुद्दीन ओवैसी को लेंगे तो हिंदू वोट भाग जाएंगे, पर ऐसा बात तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो कहते हैं ना कि सी चेंज दिखाई पड़ता है ओवैसी को लेकर के लोगों के ओपिनियन के बारे में। फिर महागठबंधन को क्या डर है? लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के नेताओं में ऐसा क्या भय है कि ओवैसी को साथ नहीं ले रहे? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है पंकज जी की ओवैसी का जो मामला है, लालू प्रसाद यादव को लगता है कि बिहार में
मुसलमानों के भी नेता हम ही हैं, और ये मेरा जमीन है, ये मेरी खेती है। ज्यादा मुसलमान वोट को वो अपना वोट मानते रहे, और ये चलता भी रहा है, लगातार दिखता भी रहा है कि ये वोट बैंक पर लालू प्रसाद यादव की सबसे ज्यादा पकड़ है बिहार में। तो वो नहीं चाहते कि कोई दूसरा नेता खड़ा हो, कोई दूसरा वोट बैंक का मालिक बने। इसलिए एनडी महागठबंधन के तमाम नेता इस राय के हैं कि ओवैसी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओवैसी जी का कद बढ़ा है, ओवैसी जी एक सच्चे भारतीय के रूप में अपने को पेश किए, एक देशभक्त भारतीय के रूप में अपने को पेश किया। और भाई भारत में रहने वाले तो ज्यादातर जो मुसलमान हैं, जब विभाजन हो रहा था तो उनके पास दो ऑप्शन था कि वो पाकिस्तान चले जाए या भारत में रहे, क्योंकि पाकिस्तान का निर्माण ही हुआ था मुसलमानों के नाम पर कि मुस्लिम देश होगा। लेकिन जो भारत में मुसलमान रहे वो तो देशभक्त मुसलमान रहे, उनको भारत की भूमि से मोहब्बत था, भारत की भूमि से प्रेम था। तो भारत में रहने वाले मुसलमान भारत से प्रेम करते हैं, भारत से मोहब्बत करते हैं। ओवैसी जी पर कहीं न कहीं कभी लगता था कि ये जो भाषा का प्रयोग करते हैं वो भाषा उचित नहीं है, लेकिन इस बार जो उन्होंने अपना दिखाया, परिचय दिया, और जिस तरह से उन्होंने चीजों को रखा, और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से अपने चीजों को रखने का काम किया, उससे उनका कद भारत में निश्चित रूप से बढ़ा है। भारत के जो सेकुलर क्रेडेंशियल के व्यक्ति हैं उनमें उनका कद बढ़ा है। लेकिन बिहार की राजनीति दूसरी है। बिहार की राजनीति में सेकुलर का सबसे बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव है, और उनको नहीं लगता कि कोई दूसरे को हम नेता खड़ा कर दें। और इसीलिए बिहार में पहले भी अगर आप देखे होंगे कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार यही दो में चलता था मुकाबला। कोई तीसरा घुसे इसका प्रयास जब करते थे कोई भी नेता, चाहे रामविलास पासवान या अन्य नेता, तो उनको जगह नहीं दी जाती थी। दोनों रामविलास पासवान को मारने में नीतीश कुमार की भूमिका रहती थी, लालू प्रसाद यादव की, ये कि उनको स्पेस नहीं मिले। तो अभी भी स्पेस नहीं मिले, इसके लिए मुझे लगता है चलिए, स्पेस नहीं मिले ये प्रयास तो पिछली बार भी फैजान अहमद साहब किया गया है। 10 सीट अगर हम बात करें तो 10 सीट पर असुद्दीन ओवैसी से सीधा नुकसान आरजेडी को हुआ। 5 सीट तो ये जीते हैं और 4 सीट पर ये तीसरे नंबर पर रहे, और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर आरजेडी 5000 3000 से हारी है और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ठीक ठाक वोट मिला है। आपको नहीं लगता असुद्दीन ओवैसी को अंडर एस्टिमेट करना आरजेडी को भारी पड़ सकता है, या आपको ऐसा लगता है कि वक्फ संशोधन बिल जो कानून का शक्ल अख्तियार किया, मुसलमानों के पास कोई चॉइस नहीं है, वो हार करके आरजेडी और कांग्रेस को ही वोट करेंगे, असुद्दीन ओवैसी को वोट करने नहीं जाएंगे? लालू प्रसाद ये समझ चुके हैं, इसीलिए लालू प्रसाद उनको गठबंधन में हिस्सेदारी नहीं दे रहे। कैसे देखते हैं आप? गठबंधन को नुकसान हो जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी को अपने गठबंधन में शामिल करने नहीं किया उन्होंने। मैंने देखिए, आपने अभी कहा कि हमारे कुछ पत्रकार मित्र ये कह रहे थे कि आखिर वक्त तक शायद लालू उन्हें स्पेस दें और वो शामिल कर लें। मैं भी उनमें था, मुझे भी ये उम्मीद थी कि शायद लालू आखिरी वक्त तक वो उनको शामिल करके कुछ सीटें दे करके वो अलायंस कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है और शायद अब ऐसा नहीं होगा। इसलिए नुकसान जो होना है गठबंधन को और खासतौर से आरजेडी को, वो तो होके ही रहेगा। और पिछली बार जिस तरह से आप लोग सभी लोग इस बात को मान रहे हैं कि 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीतकर और कई जगह कई सीटों पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाकर जो काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया था, शायद उससे ज्यादा बढ़कर इस चुनाव में वो करने जा रहे हैं। मैंने असदुद्दीन ओवैसी का के जो शुरुआती दौर है 2015 का विधानसभा चुनाव, उस टाइम में भी मैंने देखा था वहाँ पूर्णिया किशनगंज में लोग उनको बहुत ज्यादा उस वक्त तरजीह नहीं दे रहे थे, उनको उनकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। और मैंने जो बात की थी वहाँ वोटर्स में गांव-गांव में, तो उन लोगों का यही कहना था मुसलमानों का कि भाई इस बार हम लोग उनको सिर्फ देख रहे हैं, जांच रहे हैं, अभी वोट नहीं देंगे, लेकिन अगली बार हम उन्हें वोट दे भी सकते हैं। और वही हुआ भी। 2020 में देखिए 5 सीटें उन्होंने जीत करके जिस तरह से आरजेडी को नुकसान पहुंचाया,
न सिर्फ 5 सीटों में बल्कि मुझे लगता है कि शायद 20 सीटों में उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया होगा। अगर उस वक्त भी लालू यादव ने अगर असदुद्दीन ओवैसी के साथ अंडरस्टैंडिंग कर ली होती तो शायद मैं बहुत श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद उनकी सरकार बन जाती, 2020 में महागठबंधन की सरकार बन जाती, और जो नुकसान असदुद्दीन ओवैसी ने उनको पहुंचाया था वो शायद उनको फायदा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब देखिए फिर 2025 5 साल बाद फिर वही सिचुएशन है। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 सालों में ठीक है उनके 5 एमएलए जीते, 4 वापस 4 चले गए, आरजेडी में चले गए, लेकिन इस बार जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने अपना एक स्ट्रेचर बनाया है नेशनल लेवल पर, उनकी पार्टी ने जो एक बदलाव किया है अपने आप के अंदर कि वो गैर मुस्लिम को भी वो टिकट देने जा रहे हैं, उनको भी अपना उम्मीदवार बनाने जा रहे हैं, उसमें बैकवर्ड भी हैं, दलित भी हैं और अपर कास्ट भी हैं। तो ये जिस तरह से इमेज चेंज किया है पार्टी का, तो मुझे लगता है कि शायद 2025 में वो महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में आ गए हैं। अब देखिए 24 सीटें तो विधानसभा सीटें सीमांचल में हैं, और उसके अलावा आप मधेपुरा, सहरसा और इधर मधुबनी, दरभंगा, ये सब भी अगर देख लीजिए तो मुझे लगता है कि कम से कम 40 सीटें, कम से कम 40 सीटें ऐसी हैं जहां वो टक्कर दे सकते हैं आरजेडी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को। एक सवाल बार बार ये उठ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी जो है वो नहीं चाहती है उनके साथ कोई अलायंस करना। अब ठीक है, उनके एक प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा की बी टीम है या जो कुछ भी है, ठीक है, वो भी मान सकते हैं, क्योंकि वो जब नुकसान पहुंचाएंगे गठबंधन को तो फायदा किसको पहुंचाएंगे? इनडायरेक्टली तो फायदा, वो डायरेक्टली अगर वो नुकसान पहुंचाएंगे महागठबंधन को तो इनडायरेक्टली एनडीए को फायदा पहुंचाएंगे, ये भी सही बात है। लेकिन आखिर वजह क्या है कि क्यों दूरी बनाना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी से, क्यों उनके साथ अलायंस करना नहीं चाहते हैं? अभी कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील अहमद खान का भी बयान में सुन रहा था। अब सवाल ये कि आखिर कांग्रेस क्यों खिलाफ है इनके? हालांकि मुझे लगता है कि सेंट्रल लीडरशिप में शायद किसी ने अब तक पब्लिकली एमआईएम के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है या ऐसी कोई बात नहीं कही है कि हम उनके साथ अलायंस नहीं कर सकते हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे, हमारा इमेज खराब हो जाएगा उनके साथ जाने में। लेकिन यहाँ के कांग्रेस लीडर क्यों उनके खिलाफ हैं? ये भी मैं नहीं मानता हूं कि कांग्रेस ने दबाव डाला है आरजेडी पर और लालू कांग्रेस के दबाव में आ गए, या लेफ्ट पार्टीज ने दबाव डाला और आरजेडी लेफ्ट पार्टीज के दबाव में आ गए। बहरहाल कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर है कि वो, अब जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे कि शायद वो स्पेस नहीं देना चाहते हैं किसी ऐसे लीडर को जो अपने को मुसलमानों का लीडर समझता है और कहता है, और चूंकि लालू खुद अपने को मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर यहाँ मानते आए हैं पिछले 30 सालों में, तो 30-35 सालों में, तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह हो सकती है कि वो नहीं देना चाहते। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि कम से कम पिछले 5 सालों में लालू यादव की पकड़ मुसलमानों पर अब उतनी नहीं रह गई है जितनी कि पहले हुआ करती थी। आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात कह रहे हैं, आप बड़ी बात, इसका नतीजा आपने हाँ 2020 के चुनाव में देख लिया ना। आप बड़ी बात कह रहे हैं, कैसे जीत गए? आप बड़ी बात कह रहे हैं, तो क्या लालू प्रसाद को अपनी जमीन का अंदाजा नहीं है क्या? जो बात आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद की पकड़ जो मुसलमानों पर थी अब वो पिछले 5 सालों में नहीं रही है या पिछले कुछ सालों में नहीं रही है, तो सवाल यही उठता है कि क्या लालू प्रसाद को अपनी जमीन का सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं क्या? कोई नहीं बता पा रहा है क्या? क्या वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ठीक है आप पोस्ट इलेक्शन विधायक को तोड़ लें, अपने साथ ले लें, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी ने 10 सीट पर अपनी ताकत दिखा दी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। और तब असदुद्दीन ओवैसी प्योरली मुस्लिम पार्टी के एक नेता थे और उनकी पार्टी प्योरली एक मुसलमान की पार्टी मानी जाती थी।
जो हार्डकोर कट्टरवादी सोच रखता था, ऐसा परसेप्शन था। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो मेरे पास जानकारी है, उनकी पार्टी से बहुत सारे हिंदू टिकट लेने के लिए आगे आए और उनके प्रवक्ता मुझे ऐसा बता रहे थे, कई जगहों के नाम भी बता रहे थे कि यहां से हमारे ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं। सुजीत, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, शायद यही वजह है ना कि उनको लगता है राहुल भी हमारे साथ और हम खुद लालू यादव, कांग्रेस का वोट, मुसलमान का वोट जाएगा तो जाएगा किधर, कहीं नहीं जाएगा। और असुद्दीन ओवैसी की ताकत का इजाफा हमें नहीं करना है, उनको बिहार में फैलने देना नहीं है, नहीं तो एक मुसलमान का ठेकेदार खड़ा हो जाएगा और फिर हमें दिक्कत होगी। यही वजह हो सकती है, इसके अलावा और क्या वजह होगी? नहीं पंकज जी, बिल्कुल सही बात है। पूरी वजह जो है, पूरा मूल जो है यही है। नहीं चाहती है आरजेडी, कांग्रेस या कोई भी पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी अपने बदले इमेज का एडवांटेज उनको मिले। और आपने जिस तरीके से बात कही कि हिंदू जुड़े, बिल्कुल जुड़े हैं। मैं पार्टी के हवाले से जो मेरी बातचीत होती है, सिवान, गोपालगंज और सीतामढ़ी 3 ऐसे जिले हैं जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक तो जुड़े ही हैं, बहुसंख्यक भी इस पार्टी से जुड़े हैं। अब इनको ये लगता है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी अगर इनके साथ आ जाती है तो ये एक तरफा तो इनको अल्पसंख्यक के रूप में, अल्पसंख्यक पार्टी के लिए तो ये ऑलरेडी एक अपनी इमेज बना चुके हैं, और अगर बहुसंख्यक इनसे जुड़ता है तो ये घूम फिर के डैमेज इनको होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं बता दूंगा आपको, इस पूरे जो जानकारी मेरे पास है, असदुद्दीन ओवैसी महागठबंधन में ना आए, इसको लेकर के अगर सबसे ज्यादा किसी पार्टी को ऐतराज था तो वो पार्टी आरजेडी थी। ये ऐतराज, जो जानकारी मेरे पास आ रही है, आरजेडी किसी भी कीमत पर नहीं चाह रही थी कि ओवैसी की एंट्री महागठबंधन में हो। कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी पे थोड़ा सा वर्कआउट करूंगा तो वही बता दूंगा। ठीक है, पर आप एक बात बता दीजिए, अब ओवैसी किसके साथ अलायंस करेंगे? क्योंकि चंद्रशेखर आजाद भी 100 सीट पर लड़ रहे हैं, उनके साथ अलायंस करेंगे, जन स्वराज से कोई बात होगी? क्योंकि ओवैसी अब ये तो कह रहे थे ना, उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे हम आरजेडी का इंतजार कर रहे हैं, और अगर अलायंस नहीं हुआ तो थर्ड फोर्स बनाएंगे। थर्ड फोर्स कोई मजबूत आधार तो उसका दिख नहीं रहा है, कुछ बनता हुआ दिख नहीं रहा है, कोई संभावना दिखाई पड़ रहा है तीसरी ताकत, ये लोग जुड़ेंगे और तीसरी ताकत बन सकती है? देखिए पंकज जी, आज मेरी बात हो रही थी, मैंने जो प्रदेश नेतृत्व है उससे बात करने की कोशिश की, तो मुझे ये कहा गया कि एक दिन का इंतजार है, मतलब आज का, आप आज भर रुक जाइए, कल हम लोग पटना में कुछ न कुछ इस विषय में आपको जानकारी देंगे। देखिए, थर्ड फ्रंट को लेकर के कोशिश चल रही थी। आजाद समाज पार्टी ने तो, जैसा आपने जिक्र किया, आजाद समाज पार्टी जो है आज उसने अपने उम्मीदवार की घोषणा की, और उसका भी ये कहना था कि हम लोग महागठबंधन का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन अब किसी को स्पेस देने वाला है। अगर एएसपी को मौका मिलेगा तो फिर सवाल उठेगा कि एआईएमआईएम को मौका क्यों नहीं मिला। अब ये कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिनका टारगेट जो है, टीजी जो वोट बैंक है वो एक ही है, जो चाहे वो एएसपी हो चाहे एआईएमआईएम हो, इन दोनों का टीजी एक है। अब रह गई बात कुछ और पार्टियों की, तो हालांकि देखिए संभावनाएं हैं, बनती बिगड़ती रहती है, चुनाव के पहले क्या होगा नहीं होगा कोई नहीं जानता है, लेकिन मुझे फिलहाल अभी ऐसा नहीं दिख रहा है कि कोई पार्टी अब और आएगी और एक थर्ड फ्रंट का जो रूप है वो बनना एक रूप आकार ले सकता है। क्योंकि इसमें फिर जन स्वराज है वो ऑलरेडी पहले बोल चुकी है कि अकेले लड़ेंगे, आम आदमी पार्टी पहले कह चुकी है अकेले लड़ेंगे, बीएसपी एक है, तो बीएसपी अगर आती है तो फिर एएसपी कहां जाएगी, दोनों की बातें एक हैं। अब ये देखना थोड़ा सा दिलचस्प होगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा, थर्ड फ्रंट का स्वरूप क्या होगा इसके लिए तो थोड़ा देखना होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड फ्रंट नहीं बनेगा, और जो पार्टियां हैं इंडिविजुअल, अगर वो किसी या फिर एनडीए या फिर महागठबंधन किसी का हिस्सा नहीं बनती हैं, तो फिर वो इंडिविजुअली चुनावी मैदान में उतरेंगी, अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगी। चलिए, खड़ा करेगी, लेकिन जो पिछले चुनाव से असुद्दीन ओवैसी की ताकत तो संतोष जी बढ़ी है ना, और महागठबंधन शामिल नहीं करती है उनकी पार्टी को, तो आप क्या मानते हैं कितने सीटों पर नुकसान पहुंचा सकते हैं? ये जो वर्तमान स्वरूप है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये ज्यादा ताकतवर हुए हैं, बिहार के लोग ज्यादा इनका नाम ले रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या सीमांचल से बाहर भी ये सीतामढ़ी में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, ये मोतिहारी में अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो इसका असर किस पे पड़ेगा? जैसे लोग कहते हैं ना, जन स्वराज ज्यादा एनडीए को नुकसान पहुंचाएगी, महागठबंधन को कम, उसी तरीके से असुद्दीन ओवैसी महागठबंधन को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, तो कितनी सीटों पर आप इसका असर देखते हैं? देखिए, ओवैसी मुझे लगता है कि अगर
कैंडिडेट कितने सीटों पर देते हैं, क्योंकि मुस्लिम नेताओं का ओवैसी पर बहुत दबाव है कि वो कैंडिडेट ना दे तो इंडिया गठबंधन से लड़के के साथ लड़े। इंडिया गठबंधन से तो बात नहीं बनी, लेकिन मुस्लिम नेताओं का, उलेमाओं का दबाव है उनपे कि भाई बिहार में चुनाव वो न लड़े क्योंकि इंडिया गठबंधन को जीते। अगर वो जितने सीटों पर भी वो चुनाव लड़ेंगे उस पर नुकसान वो पहुंचाएंगे निश्चित तौर पर महागठबंधन को। अगर वो 50 सीट पर लड़ेंगे तो 50 सीट पे ही नुकसान पहुंचाएंगे, कहीं भी लड़ेंगे तो 1000-2000 वोट तो काटेंगे ही, और वो जो भी वोट काटेंगे तो महागठबंधन का, ना कि भाजपा का वोट काटेंगे और जदयू का वोट काटेंगे। तो ये बात क्लियर है कि वैसे जितने सीटों पर खड़ा करेंगे वहां नुकसान 5% ही करे, 10% ही करे, इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। हाँ, जहां वो ज्यादा वोट लाएंगे वहां इंडिया गठबंधन को हरा सकते हैं, जहां कम वोट लाएंगे वहां नहीं हरा सकते हैं, लेकिन नुकसान इंडिया गठबंधन को ही हर हाल में होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार लोकसभा चुनाव के समय ओवैसी ने घोषणा की थी कि बहुत ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और अंत में वो मात्र कम सीटों पर सिमट के एक ही सीट पर या 2 सीट पर चुनाव लड़े थे। तो विधानसभा चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि वो सीमांचल के अलावा ज्यादा सीटों पर कैंडिडेट देंगे, क्योंकि उन पर दबाव है। वो मुस्लिम विरोधी भी नहीं बनना चाहते हैं, वो उनकी इमेज पहले से बनी हुई है कि भाजपा की बी टीम है, वो इंडिया गठबंधन को हराने के लिए हर जगह चुनाव लड़ते हैं, उनकी ये इमेज बनी हुई है। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपना इमेज धोने का काम किया है, अपना इमेज अच्छा बनाने का प्रयास किया है, और मुसलमानों ही नहीं देश में सभी समाज के बीच ओवैसी जी की इमेज अच्छी बनी है। तो वो इमेज को और अच्छा बनाना चाहेंगे, और मुझे लगता है कि कम से कम सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कि 20 या 25 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और कोशिश करेंगे वो गठबंधन बनाने की। हो सकता है किसी प्रशांत किशोर के साथ गठबंधन बनाए, मायावती के साथ, किसी न किसी के साथ वो गठबंधन बनाना चाहेंगे। अकेले लड़ेंगे तो उनकी इमेज खराब होगी और वो गठबंधन में आना चाहेंगे। यही कारण है कि मुसलमान नेताओं के दबाव के कारण वो बार बार इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं कि उनकी इमेज एक अच्छी बने और देश भर में, हैदराबाद से वो बाहर निकले, बिहार में भी उनकी पैठ हो, बिहार के बाद बंगाल में वो चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े। वो वैसे पूरे देश में नेता के रूप में उभरना चाहते हैं, उनकी एक अच्छी छवि अब बनी है, उसके लिए वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। लेकिन बिहार में मुझे नहीं लगता है कि इंडिया गठबंधन ने जब इनकार कर दिया तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक बात तय है कि जितने सीटों पर वो वैसी चुनाव लड़ेंगे उतने सीटों पर वो नुकसान निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन। चलिए मेरी जानकारी में 50 सीट से कम पे वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अकेले लड़ेंगे तो 50 से कम पे नहीं लड़ेंगे, मेरी ये जानकारी है। और मैं बताना चाहूंगा आपको फैजान अहमद साहब, पान पार्टी जिसको कहते हैं इंडियन इनकलाब पार्टी, उसके नेता मेरे साथ आए थे, मैं उनसे बात कर रहा था और मैं उनसे पूछना चाह रहा था कि क्या थर्ड फोर्स बनने जा रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कुछ दिन पहले अख्तरुल ईमान, आदिल हसन, ये लोग पान पार्टी के नेता से मिले थे, आईपी गुप्ता से। तो हमने उनसे पूछा था क्या आप असुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा मेरा पहला इंटरेस्ट एनडीए है और उसके बाद हम देखेंगे। और उन्होंने बताया कि कैसे मुलाकात हुई, पर उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही और वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उसकी संभावना है क्या। उन्होंने कहा कि अगर बीएसपी, असुद्दीन ओवैसी, जन सुराज पार्टी 3 और एक अपने को भी जोड़ दिया 4, पान पार्टी, अगर चारों का गठबंधन गठजोड़ हो जाए तो तीसरी शक्ति बहुत ताकतवर दिखाई पड़ेगी। और हैरान मत होइएगा कि मुख्य 2 जो एनडीए और महागठबंधन है इन पर कहीं भारी ना पड़ जाए। क्या ऐसी संभावना आपको दिखाई पड़ती है क्या, इन चारों का गठजोड़ होने की कोई संभावना? और चारों अगर जुट जाते हैं तो वाकई ये जो 2 मुख्य घटक दल हैं, गठबंधन है, उन पर ये भारी पड़ सकते हैं क्या? देखिए, जो 4 पार्टियों का आपने नाम लिया कि अगर ये यूनाइट हो जाते हैं, ये एक गठबंधन बना लेते हैं, तो ये जरूर एक मजबूत गठबंधन होगा। क्योंकि ये जितने भी चारों पार्टियां, उनका अपने अपने समाज में, अपने अपने क्षेत्रों में असर है, तो उसकी वजह से ये एक मजबूत गठबंधन बन सकता है। लेकिन मुझे ये इसमें कोई हम इसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा जरूर कि ये दोनों गठबंधन में भारी पड़ जाएंगे,
ऐसी संभावना नहीं है। दोनों गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये तो हो सकता है, लेकिन दोनों पर ये भारी पड़ जाए, ये थोड़ा ओवर स्टेटमेंट मुझे लग रहा है। इसकी संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए कोशिश तो होगी ही, क्योंकि पिछले 20 में भी अजीम ओवैसी ने कुछ पार्टियों के साथ एक गठबंधन किया था, बहुत कामयाबी तो नहीं मिली थी। 5 इन्हें और एक समाजवादी, एक बहुजन समाज को, यानी 6 उम्मीदवार जीते थे इनके। लेकिन इस बार जो नाम ले रहे हैं, चाहे वो पान पार्टी आईपी गुप्ता की हो, या चंद्रशेखर आजाद की पार्टी हो, या बहुजन समाज पार्टी हो, या इवन जन स्वराज पार्टी की हो, अगर ये मिल जाते हैं तो ये एक बड़ी ताकत जरूर बनेंगे और ये अच्छा खासा डैमेज करेंगे दोनों को, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी। क्योंकि देखिए जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम 50 सीटों पर लड़ने का इरादा रखते हैं असदुद्दीन ओवैसी। मुझे भी ऐसी कुछ ही जानकारी है कि कम से कम 40, ज्यादा से ज्यादा 50 भी हो सकता है, कम से कम 40, जिसमें 24 तो सीमांचल की ही पार्टी है, और उसके अलावा कुछ सीतामढ़ी की हो, या सीवान की हो, या गोपालगंज की हो, या दरभंगा मधुबनी की हो सकती है। तो इन सीटों पर अगर 40 सीटों पर वो उम्मीदवार दे रहे हैं, तो 40 सीटों में हम मुझे कम से कम भी तो वो 20 जगह तो जरूर डैमेज करेंगे महागठबंधन को। 20 जगह डैमेज करने का मतलब आप समझ रहे हैं, सरकार बनने की उम्मीद खत्म हो जाएगी। जो उम्मीद बना के रखी है लालू यादव ने कि सरकार बना लेंगे, तो वो उम्मीद बिल्कुल ही खत्म होती नजर आ रही है। जब पिछले ही साल इलेक्शन में अगर वो कर लेते तो शायद उनकी सरकार बन गई होती, जहां उन्होंने सिर्फ 10-12 ही जगह नहीं, पर फैजान अहमद साहब शायद लालू जी के कैलकुलेशन में ऐसा होगा, मुझे लगता है विनय जी ये बेहतर बता सकते हैं कि जितना नुकसान हमें असदुद्दीन ओवैसी कर सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान जन स्वराज पार्टी एनडीए को कर देगी। इसलिए हमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के लिए जगह क्यों छोड़नी चाहिए, उन्हें फ्लरिश करने का मौका क्यों देना चाहिए, उन्हें पैर जमाने के लिए पॉलिटिकल स्पेस क्यों देना चाहिए। क्या विनय जी आप सहमत हैं? शायद ऐसी बात महागठबंधन को दिखाई पड़ी होगी, आरजेडी को नजर आया होगा, कांग्रेस को दिखाई पड़ा होगा, और आरजेडी सबसे बड़ी घटक दल है, तो फैसले लेने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की है। तो उनको लगा होगा कि जितना नुकसान असदुद्दीन ओवैसी हमें पहुंचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा नुकसान जन स्वराज एनडीए को पहुंचाएगी, इसलिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं आप? देखिए, आपका आकलन लगभग सही है, और मेरे जैसे लोगों को लग रहा है कि इन दिनों जिस तरह से जन स्वराज के पीछे भीड़ जुट रही है और जिस तरह से उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं उनका आकर्षण बढ़ा है पिछले कुछ दिनों में, और ये आकर्षण धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जो बदलाव की बात करते हैं, कहीं न कहीं बिहार पिछले 30-32 साल से लालू नीतीश जी के राज से कहीं न कहीं कुछ निकलने की भी आहट और चाहत है लोगों में। क्योंकि जिस तरह से क्राइम लालू जी के राज में भी कहा जाता था जंगल राज है, अभी भी बिहार में क्राइम का जिस तरह से वृद्धि हुआ है, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई इतनी वृद्धि नीतीश जी के राज में होगा। तो कहीं न कहीं जो इकबाल सरकार का है वो कमजोर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में जनता कहीं न कहीं उसके मन में है कि कोई मजबूत पक्ष निकल कर आए, और अगर जो जिन 4 दलों की आप बात कर रहे हैं, अगर ये चारों एकजुट होकर लड़ाई लड़े, तो निश्चित रूप से परिणाम चौंकाने वाला भी हो सकता है बिहार का। हाँ, अब ये एकजुट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों के साथ सबसे बड़ी समस्या होता है कि उनकी महत्वाकांक्षा, उनके लोगों में बहुत महत्वाकांक्षी लोग रहते हैं, बहुत महत्वाकांक्षी नेता रहते हैं। तो एकजुटता बनाए रख पाएंगे कि नहीं, एकजुट हो पाएंगे कि नहीं, एक गठबंधन बना पाएंगे, इस पर एक सवालिया निशान है। लेकिन प्रशांत किशोर, चूंकि वो वोटों की गणित को समझते हैं, वोटों के समीकरण को समझते हैं, तो अंतिम समय में हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी कोई प्रयास करें। फिलहाल तो वो अकेले चल रहे हैं, अकेले हर जगह अपनी बात को कह रहे हैं, बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं, नए बिहार बनाने की बात कर रहे हैं। कभी यही आकर्षण बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट का नारा देकर चिराग पासवान के पक्ष में भी इस तरह की भीड़ पिछले चुनाव में जुटा था, लेकिन वो वोट
में तब्दील नहीं कर पाए, सीट में तब्दील नहीं कर पाए वोट, अपने वोट को। लेकिन इस बार थोड़ा सा कैलकुलेटिव चल रहे हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर जो मैनेजमेंट करने के लिए जाने जाते हैं, उनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत बेहतर है, और चुनाव विशेषज्ञ के रूप में वो जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर अकेले लड़ेंगे तो एनडीए को नुकसान होगा, और कुछ नुकसान ओवैसी जो करेंगे वो महागठबंधन को करेंगे। तो हो सकता है कि दोनों महागठबंधन और एनडीए के लोग इसलिए निश्चिंत हो कि भाई नुकसान दोनों तरफ थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है, और इन लोगों के पास जगह नहीं है, बहुत ज्यादा सीट ये लोग छोड़ने की स्थिति में नहीं है। चाहे वो महागठबंधन है, वहां एकोमोडेट करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वहां सीटों के लिए मारामारी है। भाकपा माले ज्यादा सीट चाह रही है, कांग्रेस ज्यादा सीट चाह रही है, वामपंथी दल ज्यादा सीट चाह रही है, और आरजेडी भी कम से कम 140-145 सीट पर लड़ना चाहेगी, क्योंकि आरजेडी के पास सबसे ज्यादा वोट बैंक है। उसी तरह से एनडीए में है, एनडीए में जनता दल 100 से कम सीट पर लड़ना नहीं चाह रही है, बीजेपी 100 सीट लड़ना चाह रही है, तो बचा 43 सीट, तो वहां भी सीटों के लिए मारामारी है। तो मुझे लगता है कि इसलिए ये लोग कोई नया दल को अब शामिल करने की स्थिति में नहीं, क्योंकि सीटों की संख्या नहीं, सीमित है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कई बार मिस कैलकुलेशन भी तो हो सकता है सुजीत। अगर प्रशांत किशोर जाति के हिसाब से कैंडिडेट उतारेंगे तो ये मिस कैलकुलेशन भी तो हो सकता है। अगर सब सपोज 40 उम्मीदवार मुसलमान उतार दिए तो क्या वो वोट नहीं काटेंगे? मैं आपसे यही सवाल करना चाहूंगा। ऐसा तो हमने बेलागंज में देखा था। अगर नहीं काटेंगे तो यह मान लिया जाएगा कि ठीक है मुसलमान ने टैक्टिकल वोटिंग की है, तब तो यह भी मान लिया जाएगा कि असुद्दीन ओवैसी का कोई असर नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या इसका नुकसान आरजेडी को नहीं होगा? जाति के हिसाब से अगर कैंडिडेचर होगा तो इसका नुकसान एनडीए को भी होगा, पर महागठबंधन को कम होगा। यह पुख्ता तौर पर मान लेना कहां तक सही होगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। तो पंकज जी, एक चीज और यहाँ समझना होगा, यहाँ एक चीज और आप गौर कीजिए कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, इनके जो भी दल हैं उनका अपना एक ठोस आधार वोट बैंक है। और अगर जनसुराज हो या एएसपी हो या बीएसपी हो या फिर एआईएम हो, इनको अगर ओवैसी की पार्टी को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी पार्टियों के लिए तो लगभग ये नया मौका होगा ना, ये पहला मौका होगा। तो कैसे कोई इनका एक ठोस बैंक है या नहीं है, ठोस वोट बैंक, वो जाएंगे इनके साथ नहीं जाएंगे, ये चीजें भी तो देखनी होंगी ना भाई। महागठबंधन और एनडीए तो इस चीजों को देख रहा है कि हमारे पास इन इलाकों में हमारा एक मेजर अपना वोट बैंक है जो हमें सपोर्ट करेगा। अब रही बात अल्पसंख्यक की, तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने कहा कि अगर ओवैसी को वोट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर ओवैसी को वोट मिल गया तब उसके बाद से फिर क्या होगा? फिर तो ओवैसी पूरे खेल के राजा निकल जाएंगे। और जहां तक ऐसी बात है, ओवैसी जिस तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो तो पूरे अटैकिंग मूड में अब आएंगे। पिछली बार वो उन्होंने कहा था कि 4 आपने हमारे तोड़े थे, हम 40 से लेके दिखाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैंने जिस चीज को कहा था, आदरणीय फैजान सर ने अभी उस चीज को कहा कि वो सीतामढ़ी, सिवान और गोपालगंज, बिल्कुल सही बात है, सीतामढ़ी, सिवान, गोपालगंज। इसके अलावा मैं 2-3 और जिलों का नाम मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, अरवल, औरंगाबाद और गया। यहाँ पर भी ओवैसी अपनी पांव फैलाने की पूरी कोशिश में है। यहाँ पर भी वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे, वो 100 ही उम्मीदवार उतारे, वो 85 ही उम्मीदवार, लेकिन उनका फोकस पैन बिहार रहेगा। वो अपने आप को सीमांचल तक नहीं सीमित करना चाहते हैं। इस चीज को महागठबंधन और एनडीए दोनों को समझना होगा, विशेष रूप से महागठबंधन को समझना होगा, क्योंकि अवैसी अगर पैन बिहार आएंगे तो दिक्कत उनको हर जगह से होगी, वो थोड़ी दिक्कत हर जगह से आएगी। और ओवैसी अगर इस तरीके से अपनी रणनीति बना के आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और अब रही बात, एक चीज और पंकज जी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, न केवल मुसलमान बल्कि अगर बहुसंख्यक, वो अगर सीमांचल में भी अगर बहुसंख्यक वोट दे देते हैं ओवैसी को, या सीतामढ़ी ऐसी जगह पे जहां पे वो बहुत दिनों से पैठ बनाने की कोशिश में है वहां पर, तो फिर ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी महागठबंधन के लिए ओवैसी को काटना, ओवैसी को रोकना, क्योंकि जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं फिर मुश्किल हो सकती है। चलिए, ये बात तो है, लेकिन फैजान अहमद साहब, ओवैसी जी ने एक प्रयास किया कि सेकुलर पार्टी के लिए वो अछूत नहीं रहे, और इसके लिए उन्होंने खूब कहा कि हम, तुमने हमारा 4 तोड़ा, कोई बात नहीं, हम तब भी आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं, लेकिन बीजेपी को हराना है। और उनकी इस बात का बड़ा मजबूत आधार है।
अगर वो जाकर के इस तरह की बात करेंगे, कहेंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये बात लोगों के समझ में आएगी, उनके वोटर्स को समझ में आएगी कि भाई हमारे नेता ने ये बात कही कि मुसलमान का वोट बंटना नहीं चाहिए, और उसके बाद भी इनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया, और फिर सीटों का बंटवारा नहीं हुआ, मतलब इनको छोड़ दिया गया कि आप अलग चुनाव लड़िए। और आपको याद होगा मनोज झा ने कह दिया कई बार, मदद चुनाव नहीं लड़के भी किया जाता है, इस तरह की बात कही गई। तो क्या ये लालू प्रसाद जी में, तेजस्वी यादव में कॉन्फिडेंस आपको ममता बनर्जी वाला दिखता है क्या, कि भाई ये वोटर्स हमारे हैं, हमें ही वोट देंगे, असुद्दीन ओवैसी आ जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा? या आपको याद होगा वहां भी एक मुस्लिम लीडर अलग से उतरे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा, ममता बनर्जी जीती। देखिए पंकज जी, एक चीज तो बहुत ही क्लियर है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी इससे एग्री करेंगे कि सीमांचल के मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी को बड़े गौर से सुन रहे हैं। न सिर्फ गौर से सुन रहे हैं, बल्कि उनकी तरफ बहुत तेजी से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और उनकी तरफ उनका झुकाव भी है। अब देखिए, सीमांचल के मुसलमानों, खासतौर से किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, यहाँ के मुसलमानों की जो सोच है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, जो उनकी थिंकिंग है, जो उनका माइंडसेट है, वो सीमांचल से बाहर के मुसलमानों से बिल्कुल अलग है। क्योंकि इन जगहों के मुसलमान जो है वो मेजॉरिटी सिंड्रोम में है, वो माइनॉरिटी सिंड्रोम में नहीं है, वो मेजॉरिटी सिंड्रोम में है। इसलिए उन्हें लगता है कि वो जो कुछ कहेंगे, जो सोचेंगे, जो करेंगे, वही नतीजा होगा, वही रिजल्ट निकलेगा। तो ऐसी हालत में तो फिर नुकसान तो किसका होगा वो तो जाहिर है, क्योंकि बहरहाल अच्छा खासा असर आरजेडी का भी है वहाँ सीमांचल में, और कांग्रेस का भी रहा है। तो नुकसान तो उन्हीं का होगा अगर मुसलमानों ने इस तरह की अपनी टेंडेंसी दिखाई वहाँ। अब दूसरी बात यह है कि दूसरी जगह के गैर, मतलब सीमांचल से बाहर के जो जिस तरह की बात कर रहे हैं, अभी ये भी कह रहे थे, वही देखिए जहाँ जहाँ भी उनका असर रसूख हुआ है, इधर के कुछ महीनों में शायद और कुछ उनका असर रसूख बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह के उनका इमेज बढ़ा है, जिस तरह से उन्होंने अपना इमेज मेकिंग किया है नेशनल लेवल पर, तो उसका तो असर मुसलमानों में ही नहीं, सिर्फ दूसरे उसमें भी नॉन मुस्लिम में भी हुआ है, हिंदू में भी हुआ है, उसका असर हुआ और उनकी फॉलोइंग बढ़ी है। इसलिए मुझे लगता है कि वो इस इलेक्शन में पता नहीं क्यों आरजेडी ने इस तरह का फैसला लिया। मैंने आपके प्रोग्राम में लगभग 1 महीना या 20 दिन पहले भी ये बात कही थी कि आरजेडी को नुकसान होगा अगर वो असदुद्दीन ओवैसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। लेकिन लगता है कि लालू जी ने आपका प्रोग्राम नहीं देखा, या उनको ये बात पसंद नहीं आई, या उनको लगा कि ये गलत बात कह रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो ज्यादा नुकसान पहुंचाने की पोजीशन में आ गए हैं, और अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे तो ये महागठबंधन और खासतौर से आरजेडी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा ये। नहीं, पर यह बात है क्या संतोष जी, आपको लगता है कि लालू जी बीजेपी की बी टीम करार दे करके असदुद्दीन ओवैसी को ब्लैक पेंट कर देंगे और लोग मान जाएंगे बीजेपी की बी टीम वाला तमगा इनके ऊपर से नहीं हटा है? ऐसा लग रहा है कांग्रेस को, आरजेडी को, सीपीआई एमएल को या वीआईपी पार्टी को कि भाई इनको बीजेपी की बी टीम बताते रहो, हमारे वोटर्स इनके तरफ जाएंगे नहीं, मुसलमान जाएंगे नहीं। क्या यही लग रहा है? शायद यही वजह है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, ओवैसी को नहीं लेने का एक वजह तो यह भी हो सकता है कि भाई जो वोट हो रहा है, वोट का पैटर्न, चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मतलब वोट 2 ही भागों में विभाजित होते हैं। मतलब एक भाजपा के पक्ष में, एक भाजपा के विरोध में, जो भी गठबंधन है उसके पक्ष में वोट जाता है। जैसे बिहार में लालू प्रसाद के पक्ष में जाता है, यूपी में अखिलेश कांग्रेस के गठबंधन में जाता है। तो ये क्लियर कट ये लोग सोचते हैं लालू प्रसाद कि भाई जब 2 ही गठबंधन है तो वोट इसी 2 में जाएगा, थोड़ा बहुत वोट ओवैसी काटेंगे
तो काटेंगे, लेकिन ज्यादा वोट नहीं काटेंगे। पिछले बार अगर उन्होंने वोट काटा तो उपेंद्र कुशवाहा भी उनके साथ थे, मायावती भी साथ थी, इस कारण कुछ ज्यादा वोट काटे। इस बार जो वक्फ संशोधन बिल के बाद मुस्लिम समाज की जो एकजुटता है, उसको देखते हुए सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट नहीं बटेगा, इंडिया गठबंधन को ही मिलेगा। मुझे लगता है कि यह सोचकर ओवैसी जी को इंडिया गठबंधन में नहीं लिया जा रहा है। लेकिन कहीं भी अब कोई भी वोट है, एक समय था कि मुसलमानों का क्लियर कट एक वोट जाता था और किसी भी समाज का वोट, अब वोट एक तरफ नहीं है, अब वोट बटेगा ही। 5,000, 2,000, 4,000, 5,000 वोट जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है, एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा होते हैं 2,000 वोट ले आते हैं। तो वैसी जी भी खड़ा होंगे और कैंडिडेट अगर प्रचार प्रसार करेगा तो 2-4-5,000 वोट तो निश्चित तौर पर काटेंगे। मुझे लगता है कि कुछ भी हो जाए तो एक मुसलमानों में भी वोटों का विभाजन होता है, अगड़ा पिछड़ा और दो समाज का विभाजन होता है, वो भी होता है, तो वहां भी वोट विभाजन हो सकता है। मुझे लगता है तो ओवैसी जी का नहीं लेना आरजेडी के लिए निश्चित तौर पर हर हाल में नुकसानदेही साबित होगा। भले ही अभी उनको नहीं लग रहा है, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें पता चलेगा कि कहां नुकसान हुआ है और निश्चित तौर पर उन्हें नुकसान होगा। दूसरी सोच है, आरजेडी यह भी सोच सकती रही होगी कि भाई नुकसान होगा, अगर ओवैसी जीतेंगे तो जाएंगे कहां, इंडिया गठबंधन के ही साथ आएंगे। निश्चित तौर पर ओवैसी अगर जीतेंगे तो चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन को ही समर्थन करेंगे। लेकिन जहां 5,000, 10,000 वोट लाग करके इंडिया गठबंधन को हरा देंगे और बीजेपी जीत जाएगी, वहां तो इंडिया गठबंधन को निश्चित तौर पर नुकसान होगा। इसलिए मुझे लगता है कि इस पर पता नहीं क्यों आरजेडी और इंडिया गठबंधन नहीं विचार कर रही है, निश्चित तौर पर नुकसान होगा। और जहां तक प्रशांत किशोर की बात है, तो प्रशांत किशोर जहां तक एनडीए को नुकसान पहुंचाएंगे तो इंडिया गठबंधन को भी ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। कि जहां भी वो कैंडिडेट देंगे, मुस्लिम कैंडिडेट देंगे, यादव कैंडिडेट देंगे, वो तो 2,000-4,000 वोट तो काटेंगे ही ना। आप देखिए प्रशांत किशोर किन लोगों को जीत रहे हैं, पूर्व विधायकों को जोड़ रहे हैं, पूर्व सांसदों को जोड़ रहे हैं, तो वो लोग अगर खड़ा होंगे तो 5,000 वोट तो निश्चित तौर पर 2-4-5,000 वोट काटेंगे। तो अगर अपर कास्ट के वोट होते हैं, बीजेपी के कैंडिडेट रहते हैं तो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे, आरजेडी के समर्थक कैंडिडेट है तो आरजेडी को नुकसान पहुंचाएंगे, तो प्रशांत किशोर दोनों को नुकसान पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा नुकसान इंडिया गठबंधन को ही प्रशांत किशोर पहुंचाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर का जो वोट बैंक है, जो अपर कास्ट का है, उनका माइंडसेट क्लियर कट बीजेपी के पक्ष में है, वो ज्यादातर वोट बीजेपी के पक्ष में ही जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी जी का जलवा कायम है, इसलिए प्रशांत किशोर एनडीए को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। भले ही लोग सुन रहे हैं, भले ही उनके पास जा रहे हैं, लेकिन वोट एनडीए को ही जाएगा। एनडीए का वोट जहां जनता कैंडिडेट होगा वहां प्रशांत किशोर एनडीए को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चलिए, तो एक फाइनल क्वेश्चन भी पूछ ही लें विनय जी से। विनय जी से पूछ लें ये सवाल कि क्या असुद्दीन ओवैसी वोट कटवा के ही रूप में रहेंगे या ऐसा अलायंस बना सकते हैं जो तीसरी शक्ति के रूप में दिखाई पड़े बिहार में? इसकी कोई संभावना आपको दिख रही है विनय जी? देखिए, हम पिछली बार भी जो आपके प्रोग्राम में आए थे तो उस समय भी हम कहे थे कि भाई लालू यादव अपना खेत जोतने के लिए दूसरे को नहीं देंगे। उस समय भी ये बात हम कह चुके हैं। तो इस बार भी लालू यादव, क्योंकि देखिए है क्या कि जब वोट का ध्रुवीकरण होता है तो तीसरा पक्ष अगर जो कमजोर होता है पूरी तरह से आउट हो जाता है। हम लोग कई बार चुनाव में देखे हैं कि एक चुनाव के समय लगता है कि तीसरा पक्ष बहुत मजबूत है, लेकिन जब वोट का अंतिम समय आता है और लोगों को लगता है कि ये पार्टी का कैंडिडेट हार रहा है, वोट क्यों बर्बाद करें, जिसको हम लोग फ्लोटिंग वोट कहते हैं। तो हर कंस्टिट्यूंसी में 10-12% फ्लोटिंग वोट होता है। कुछ वोट तो सेट है कि इसी पार्टी को जाएगा। अब कुछ जो फ्लोटिंग वोट रहता है, जो देखता है कि हवा का रुख, जिसको हम लोग कहते हैं कि हवा इसके पक्ष में नहीं, वो फ्लोटिंग वोट है। वो जब देखता है जीतने वाला पक्ष कौन है तो वो वोट अपने वोट को छोड़कर दूसरे पार्टी में। इसलिए कई चुनाव में हम लोग ये देख चुके हैं कि बड़े बड़े नेता रहे हैं और जब वोट भागा है तो उनका जब परिणाम आया है तो इतना कम उनको वोट मिला जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था कि इतने बड़े नेता को इतना कम वोट मिला। तो ये सब खतरा चुनाव में है कि क्योंकि ज्यादातर चुनाव जो हो रहा है बायपोलर हो रहा है देश में, लेकिन और कांग्रेस के साथ भी मुसलमानों का जुड़ाव बढ़ा है पूरे देश स्तर पर। अगर कहेंगे तो 89 का जो दंगा था भागलपुर, उसके बाद कांग्रेस से विरोध में चले गए थे मुस्लिम समाज के लोग, लेकिन अब पूरे देश में कांग्रेस के तरफ मुस्लिम समाज आया है। तो कांग्रेस को भी लग रहा है कि अब इस समाज पर मेरा कब्जा है। और आज बिहार में भी देखिए मुस्लिम समाज से उसके 2-2 सांसद हैं,
तारिक अनवर है और किशनगंज के सांसद हैं। तारिक अनवर की प्रतिष्ठा है उस इलाके में, किशनगंज, कटिहार और पूरे बिहार में तारिक अनवर लोकप्रिय है। बहुत पुराने लीडर हैं, 80 में पहली बार एमपी बने, सारा पद उन्होंने यूथ कांग्रेस से लेके सारा पद उन्होंने ग्रहण किया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के सोच में भी यही है, और लालू जी का सोच है ही कि हम तो मुसलमानों के लिए काम करते रहे, तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। और अगर ओवैसी कुछ सीट जीतेंगे तो फिर उनके विधायक को अपने दल में मिला लेंगे। चलिए मिला लेंगे, शायद ऐसी सोच होगी, पर जीतेंगे तब ना, कहीं हरा दिए तब क्या होगा, ये एक सवाल है। सवाल बेहद गंभीर है। ठीक है, जीत गए तो आप मिला लीजिएगा, लेकिन अगर वो हरा दिए, ना खुद जीते ना और आपको हरा दिए, तब क्या करिएगा? क्योंकि पिछले बार का मार्जिन भी देख लीजिए, और असुद्दीन ओवैसी पिछली बार से मजबूत हुए हैं, कमजोर तो हुए नहीं है। इस बात को भी सही मान लीजिए। बहरहाल जो भी होगा, राजनीतिक पार्टियां अपनी सूझबूझ से फैसला करती हैं। आरजेडी ने क्यों नहीं दिया जगह, क्यों ओवैसी के साथ गठबंधन नहीं चाहती है, ये सारी बातें हमने आपको बताया। नफा नुकसान किसको होगा ये भी बताया। आगे भी आपको बताते रहेंगे कि असुद्दीन ओवैसी तीसरी शक्ति बनने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या आज़ाद समाज पार्टी उनके साथ आ रही है, बीएसपी से बात बन रही है, जनसुराज से कहीं कोई संपर्क चल रहा है, क्योंकि बीच में ऐसा माहौल बनता है। पर चुनाव से पहले की जो भी घटनाक्रम होगी, हम लगातार पल पल का अपडेट देते रहेंगे। नवीन कुमार जी आपका, फैजान अहमद साहब आपका, संतोष कुमार जी, सुजीत कुमार, TV9 के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।